अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का सियालकोट से आने के हवाले से ताज़ा जो बयान है कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जामा हिकमत अमली बनाएंगे। और जबकि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने यह कहा कि जनाब सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे, दीन की बात पर तो मैं भी जोश में आकर गलत काम कर सकता हूँ। ये बड़ा अहम बयान है उनका। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद की गई थी और उन्होंने इस हवाले से आज सियालकोट वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत कर दी है। अच्छा, मसला यह है कि एक तरफ ये सानिया हुआ और दूसरी जानब ज़मीनी इलेक्शन 133 लाहौर में हुआ। इन 133 पर जो नून लीग जीत गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ वोट बैंक बड़ा है, क्योंकि नून लीग ने वहाँ 48,000 वोट हासिल किए शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 32,000 वोट हासिल किए। सेकंड पर रही क्योंकि पीटीआई ने मुकाबले में शामिल नहीं थी, न टीएलपी थी। लेकिन इसमें खुशी है इसलिए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग के जनाब दोबारा जन्म हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में, क्योंकि जो आम इंतखाबात 2018 थे उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5,500 के लगभग वोट हासिल किए थे, और उस वक्त 89,000 वोट थे परवेज मलिक साहब के, जबकि चौधरी एजाज साहब के 77,000 से जायद वोट थे। बड़ा जबरदस्त मुकाबला था नून लीग और पीटीआई के दरमियान। चूंकि अब पीटीआई नहीं थी, कागजात नामजदगी चीमा साहब और उनकी वाइफ के मुस्तरद हुए, तो लिहाजा इन दो में मुकाबला था। और इन दो में जो मुकाबला था वो बहुत ज़्यादा अहम इसलिए नहीं समझा जा रहा था कि पीटीआई मैदान में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट तो ज़ाहिर नून लीग की थी और नून लीग ने बरकरार रखा। 18% टर्न आउट रहा, और 18% ज़ाहिर ज़मीनी इलेक्शन था, कम होते हैं लोग इसमें, कम वोट कास्ट करते हैं। तो लेकिन ये बहरहाल ज़मीनी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। और जरदारी साहब इस हवाले से बड़े खुश हैं। वो कहते हैं जी लाहौर का ज़मीनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया है, पंजाब में तब्दीली का बायस बनेगा। अब देखते हैं तब्दीली का बायस बनता है या नहीं बनता है। दोनों बड़े अहम मौजू हैं जिस पर हमें बात करना है, क्योंकि पीडीएम के हवाले से बार बार खबरें आ रही हैं कि जी इस्तीफा और 9 मार्च पर वो तैयारी हो चुकी हैं। नून लीग गोमगो की तजब्जुब की कैफियत में है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएं, कुछ कहते हैं कि जी ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब मजीद हैं कि जी अब जो बात भी करनी है वो फाइनल करनी है। इस गवर्नमेंट के 3.5 साल हो चुके हैं और अब तक हकीकत भी यही है कि अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए, एक तगड़ी अपोजिशन नहीं मिली पीटीआई को। इसका बारहा फवाद चौधरी साहब भी, शेख रशीद साहब भी इजहार करते रहे हैं, वो नालायक अपोजिशन कहते रहे हैं। बहरहाल इसमें किस हद तक सदाकत है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उस्मा कारदार साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। और आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं नून लीग की जानिब से, सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब यहीं से आगाज करते हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि ये बड़ा अहम वाकया जो हुआ है सानिया सियालकोट, इस पर उस्मा साहब आप क्या कहेंगी? खान साहब ने तो बड़ा अच्छी आज बात की कि आइंदा इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए जामा हिकमत अमली बनाई जाए। पहले इस पर बता दीजिए, फिर परवेज खटक साहब पर आता हूं मैं। जी उस्मा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया अली, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जो सियालकोट का जो वाकया हुआ है इसमें पूरी कौम लहू लुहान हुई है। सिर्फ एक श्रीलंकन जो मैनेजर की बेहुरमत नहीं हुई, ये पूरी मुस्लिम उम्मा, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम तो अमन का एक मजहब है, और हमें तो जंग में भी एक लाश की बेहुरमती की इजाजत नहीं है। तो ये जो वाकया हुआ है इससे हमारा सर शर्म से झुक गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि पहले भी इस तरह के वाकयात जो हुए हैं, अगर उसके बाद सजाएं सख्त दी जाती तो शायद ये वाकया ना होता। क्योंकि देखिए जहां तक ब्लास्फेमी का ताल्लुक है, हमारे यहाँ कवानीन है। अगर कोई इस बात अगर होती है तो वो अपने उसको इजाजत नहीं, आप उसको उसका फैसला सुना सकते, अपने हाथ में बिल्कुल आप कानून नहीं दे सकते। जो एक हमारा एक कानून है रियासत, उसके मुताबिक आपको चलना होता है। और इस तरह से तो यानी कि जो एक जत्थों का जो हिसाब किताब है, इसमें तो हमें एक तो अपने जो यूथ है वो उसको देखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके दिमाग में कौन इस तरह डाल रहे हैं। बड़ी अच्छी मुझे खुशी हुई कि जो साद रिजवी साहब ने भी इसको कंडेम किया। हमारे जो उलमा हैं वो अब सामने आए, और ये जो हमारी जो गुमराह किस्म की जो इल्जाम हमारी यूथ उठा रही है, उससे उनको पता होना चाहिए कि ये अपने ये उस किसी और को जहन्नम नहीं रसीद कर रहे हैं, ये अपने लिए जहन्नम का रास्ता जो है वो सीधा कर रहे हैं। क्योंकि ना अल्लाह ताला ना हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी इस्लाम की टीचिंग नहीं है।
और यही फिर प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि जिस मिसाल खान के साथ हुआ था, या दो सियालकोट के जो और जी दो बिल्कुल, भाइयों जाहिर के है, साथ हुआ, अच्छी बात एक की, को अच्छी बात है। ये तो आप जो कह मारा रही हैं गया, उस्मा कारदार एक साहिबा, जिंदा जला दिया गया, मसीही कपल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें मैं मौकफ लूंगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और खान साहब का बयान बड़ा खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए एक जामे हिकमत अमली सबको बैठ करके बनानी चाहिए और उस पर बात भी होनी चाहिए, इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। अच्छा, इस पर जो नकाइस हैं, चलिए उस पर भी आगे बात करते हैं, लेकिन आसिफ बाजवा साहब इस पर कमेंट कर दीजिए कि ये जो वाकया हुआ, जाहिर है इसमें कोताहियाँ यकीनन हैं, और इसमें लेकिन जो लोग रोकते रहे उसको तमगा जुर्रत भी दिया। तो इस पर भी, इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि आपकी पार्टी के इस हवाले से क्या मौकफ है। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी पार्टी का मौकफ जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट और दीगर हमारी लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हैं आपके पास पूरे मीडिया। अच्छा जी, थोड़ा आवाज़ का मसला है कुछ भाइयों साहब आपकी, और हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तहसीन आबदी और मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आप दोनों भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अच्छा भाइयों साहब, इसमें आपकी पार्टी के जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल है, लेकिन इसमें परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा हैं। वैसे तो वो नज़र नहीं आ रहे, कहा जाता है जी पीटीआई के साथ को अनबन भी है उनकी और अलग ग्रुप तश्कील दे दिया, लेकिन उन्होंने आज जो बात की, मैं चाहता हूँ इस पर आप पहले कमेंट कर दीजिए कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे, दीन की बात पर तो मैं भी जोश में आकर गलत काम कर सकता हूं। इसको किस तरह देख रहे हैं सर, इस बयान को? वजीर दिफा हैं वो। देखिए, जो बात खटक साहब ने की, तो ये इसको कंडेम करना चाहिए था कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जिन लोगों ने भी ये जुल्म और ज्यादती की है, उनको कंडेम करना चाहिए। और उन्होंने बहुत मैं ये समझ इस अच्छा जी, आज जो बयान दिया है भाई साहब, आपका आवाज़ का थोड़ा सा इशू आज फिर है, और इसमें मैं शामिल करूंगा तहसीन आबदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने भी वक्त दिया। तहसीन आबदी साहब, एक तो ये वाकया जो हुआ सियालकोट का, इस हवाले से आज परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा हैं, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे, दीन की बात पर तो मैं भी जोश में आकर गलत काम कर सकता हूं। इस पर जाहिर फरतुल्ला बाबर आपकी पार्टी के, उन्होंने कंडेम भी किया। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक का बयान जो है इंतहाई नागवार, शर्मनाक और पस्ती की नई गहराई है। इस पर आप क्या कहेंगी कि इतने बड़े मनसब पर फाइज शख्स अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर क्या असर होगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत ही शर्म का मकाम है अली, बहुत ही शर्म का मकाम है। मतलब एक एक्सट्रीमिज्म जिसकी वजह से हम दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। ना सिर्फ हम बदनाम हो रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे हमारे मुसलमान इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी नफरतें फैला रहे हैं, जितनी नफरत करते हैं। मतलब क्या इमेज दे रहे हैं। और जब हुक्मरान इस तरह की बातें करेंगे तो आप खुद सोचें कि क्या मैसेज जाएगा। एक इतना बड़ा जुल्म हो गया इस जमीन पर, आपको तो नजरें नहीं उठाना चाहिए थी। आप हुक्मरान है, इनके वजीर आके जो है वो सोशल मीडिया में पैगाम दे रहे हैं, हमें अफसोस है। भाई, आपकी अफसोस वाली पोजीशन नहीं है। आप उस पोजीशन में है कि आप सजा दें। आप ऐसे लोगों को निशाने इज्जत बनाएं कि नेक्स्ट टाइम फिर करने की हिम्मत ना करें। अली अपने पर्सनल ग्रजेस, वो जिस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही है कि उसने कोई तौहीन रिसालत नहीं की थी, उसने कोई तौहीन अहले बैत नहीं की थी, वो सिर्फ डिसिप्लिन का पाबंद था वो बंदा, और लोगों को डिसिप्लिन से काम करने की बात कर रहा था। आप किसी से भी अपने पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल नफरतें इस्लाम के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस देखते हैं, हम जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, बेहतरीन मजहब दुनिया का, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो उसकी खैरियत मालूम करने चले गए। हम तो उस नबी के मानने वाले। बिल्कुल जी, अमन सलामती का। अच्छा, इसमें देखिए एक बड़ी अहम बात यह भी है तहसीन आबदी साहिबा कि किसी के दौर में भी वाकयात हुए हो, नून लीग के दौर में भी हुए हैं, आपके गवर्नमेंट के दौर में भी इस किस्म के वाकयात हुए हैं, लेकिन ये जो माइंड सेट है, जाहिर है इसको बदलने की जरूरत है। ये किस तरह बदला जाएगा, इसी पर मैं मेजर नदीम साहब आपसे पहले जानना चाहूंगा कि बहुत शुक्रिया पहले तो आपने वक्त दिया। मेजर साहब क्या कहेंगे, ये जो माइंड सेट है, जिस तरह के वाकया सियालकोट में हुआ, इससे पहले जोसेफ कॉलोनी और मुतादिद वाकयात हो चुके हैं, वो नून लीग के दौर में भी हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुए हैं, सर ये इस माइंड सेट को किस तरह तब्दील किया जा सकता है?
देखिए, ये माइंड सेट को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जिस तरह के ज़्यादातर दीन के बारे में जो इंटरप्रिटेशंस हैं, ख़ास तौर पे ये जिहाद के बारे में और ये ब्लास्फेमी के बारे में, ठीक है, इनके ऊपर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली ब्लास्फेमी क्या होती है, एग्जैक्टली जिहाद किस वक्त फ़र्ज होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। आप देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह मैडम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरत कचरा फेंकती थी रोज़ाना, एक दिन कचरा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत पूछने तशरीफ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं है इस दुनिया के अंदर आज तक, ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब अखलाकियात का ये आलम हो, मतलब अखलाकियात का जाहिर है ये दर्ज देता हो हमारा इस्लाम, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जाहिर है फिर इस तरह के वाक़यात का होना तो लम्हा फिक्रिया भी है। लेकिन इस किस्म की जो बयानात आते हैं, उस्मा कारदार साहिबा, जो परवेज़ खटक साहब ने जो फरमाया, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा कमेंट कीजिए आप भी, कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे। वो कह रहे हैं जी ये कोई वाक़या ही नहीं है, बच्चे थे वो जोश में आ गए, और जाहिर है दीन की बात पर तो मैं भी जोश में आके कोई भी काम कर सकता हूँ। इसको किस तरह देख रही हैं आप? जी उस्मा साहिबा। उस्मा साहिबा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, इसमें बाजवा साहब आप क्या कहेंगे कि ये परवेज़ खटक साहब का जो बयान है वज़ीर दिफा का, ये आवाज़ का कोई मसला है, हल करते हैं इसको? देखिए, परवेज खटक साहब जैसे आदमी को, जो एक सीनियर सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त की गवर्नमेंट के वजीर दिफा हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने इस स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। उनका बयान जो है वो बिल्कुल गलत है, और उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, और उनको जिन लोगों ने ये काम किया उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि हमें इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमें तो देखना है कि क्या ये किस लेवल पे ये बात हुई। इस्लाम को इससे जोड़ा नहीं जा सकता। इसको नहीं, इस्लाम पर नहीं, तो कहा बाजवा साहब, इस्लाम की तो इसमें हम ये बात ही नहीं कर रहे कि इस्लाम तो मुकम्मल दीन है हमारा, उसमें खामी नहीं है। हम तो बात ये कर रहे हैं कि जो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं आइन और कानून को, जो लोग खुद से फैसला करना शुरू कर देते हैं, उनका माइंडसेट तब्दील किस तरह होगा? जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया कि एजुकेट किया जाएगा। ये देखिए, हर दौर में होना, ये वाकया तो हर दौर में हो सकता है और हुए हैं, माजी में आपके गवर्नमेंट में या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी हुए हैं। इस पर आप इमरान खान के गवर्नमेंट को नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो माइंड सेट जो है ये तब्दील किस तरह होगा। आपकी इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इसके लिए 2-3 तजावीज़ हैं। पहली बात तो यह है एजुकेट करने की। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो हुकूमत का काम है वो मेंटेन करें, और रूल ऑफ लॉ की बात करें। जब कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को सजा दे दी जाएगी तो यकीनी तौर पे उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीनी तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। जब देखिए, बात यह है कि इमरान नियाज़ी साहब कहते थे कि मैं रूल ऑफ लॉ को मानने वाला हूँ, लेकिन चूंकि रूल ऑफ लॉ जो है इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है, आपको रूल ऑफ लॉ कहीं नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये रूल ऑफ लॉ की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, इस सिर्फ वाकये के हवाले से आप बात कर रहे हैं या ओवरऑल 3.5 साल की बात कर रहे हैं? मैं सर इस वाकये के हवाले से भी और अदरवाइज भी जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें क्राइम की रेशो बढ़ चुकी है, लोगों में अदम बर्दाश्त है, और यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमें तो पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आ रहा। ये कमजोर हुकूमत है, ये नाअहल हुकूमत है। इदारे कमजोर हो चुके हैं, इदारों को कमजोर कर दिया गया है, और किसी भी इदारे में रूल ऑफ लॉ इस वक्त, सर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, इदारों ने कमजोर कर दिया या इदारे कमजोर हो गए उस्मा कारदार साहिबा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन अब तक जो है दर्द सर नहीं बन सकी। आप तो इस हवाले से खुश हैं कि जी ऐसी अपोजिशन आपको मिली है जिसने अभी तक तंग ही नहीं किया, 3.5 साल हो गए। जी उस्मा साहिबा।
जी जरा सवाल अपना दोहरा जी दें ताकि मैं ये बात कर रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं बाजवा साहब, वो कह रहे हैं कि जिस गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि एक तरफ तो ये बात हो, दूसरी तरफ अपोजिशन को अगर हम देखें तो पीडीएम इस्तीफों लॉन्ग मार्च पर तैयार भी है, तजब्जुब का शिकार भी है, और दूसरी तरफ आप पर तनकीद जरूर ये लोग करते हैं। ये तो आप लोगों की गवर्नमेंट की खुशकिस्मती नहीं है कि जनाब ये लोग बाहर नहीं आ रहे, आप लोगों को गिराने के लिए कोई खास मूव अब तक नहीं देखने में आई। बात सारी ये है कि ये बड़ी खुशफहमी में थे कि ये पहले दिन से इनको ख्वाहिश थी कि किसी तरह से हमारी हुकूमत गिर जाए। 3.5 साल हो गए तो इनकी ख्वाहिशात ही रही। इस इनमें एक्चुअली बात ये है कि इनमें इतना दमखम ही नहीं है कि ये हमारे खिलाफ कोई की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अपने असासे बचाने की मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लोगों के लिए अगर इन्होंने कुछ करना होता तो 35 साल काफी अरसा था, ये कर देते, ये तो नहीं कर सके। तभी अवाम ने मैंडेट जो है इमरान खान को दिया था, और अब इमरान खान को ये कहते हैं कि जी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो ये आप 35 साल में तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमें 5 साल तो पूरे कर लेने दें। अगर 5 साल बाद हम नहीं डिलीवर कर सकेंगे फिर अवाम दोबारा फैसला कर लेगी। अच्छा, डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप कह रही हैं जी 5 साल पूरे करने दें, 1.5 साल जो रह गया है वो खामोशी से गुजारने दें, लेकिन जब जाहिर है मैशत का जो हाल हो गया है, मजीद तो इस पर अगर टाइम दिया गया तो फिर तो बड़ा हाल बुरा हो जाएगा। अली ये तो मैशत का हाल 21 दफा IMF हम गए थे कि ये लोग गए थे, ये तो हमें ऐसे शिकंजे में छोड़ के गए हैं कि हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं कि पुराने कर्जे उतारने के लिए। अब हम क्या करें? नहीं, वो बात दुरुस्त है आपकी, ये भी गए हैं, ये देखो पाकिस्तान में पहली बार नहीं, वो 1958 में पहली बार IMF गए थे, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन खान साहब ने ही सिर्फ ये कहा था, बाकी किसी लीडर ने नहीं कहा कि IMF जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लो। जाहिर इस तरह के वो सारे बयानात हैं ना जिसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, अमेरिका को आपने नाराज कर लिया, हालांकि उन्होंने कोई उस वक्त तक तो कोई फरमाइश भी नहीं की थी, ना स्पेस मांगा था आपसे, लेकिन जाहिर तमाम बातें खान साहब पहले कर गए, जिसकी वजह से आज तक बाइडेन फोन करने को तैयार नहीं खान साहब को। बस देखें, खान साहब को बिल्कुल ये मंजूर नहीं था कि हमको कोई कशकोल लेके फिरना पड़े, या तो अब फिर तो रहे आप लोग, कौन सा मुल्क रह गया जाने के? तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमें इन्होंने इतनी खजाने जो टोटली खाली छोड़ के गए, टैक्स देने का कोई कल्चर नहीं है इस मुल्क में, तो कहाँ से मुल्क चलाने के लिए पैसा आए, इसीलिए मजबूरन जाके तो लेना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब होमवर्क नहीं था, आपको पता नहीं था क्या सूरत हाल है? होमवर्क तो नहीं था कि देखे ना, कोई मुल्क बता दें जो पैसे के बगैर या टैक्स के रेवेन्यू के बगैर चलता हो, कहाँ से? लोग तो कोई टैक्स देते नहीं है पाकिस्तान में, कहाँ से रेवेन्यू? तो गलती क्या हुई? अच्छी टीम नहीं बना सके, आपके पास अच्छी टीम नहीं थी, ये सारे मामला तो यकीनन पहले इल्म में होंगे आपके कि ये गवर्नमेंट जारी है नून लीग की और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, तो किस तरह हमने सर्वाइव करना है, किस तरह लोगों को गुर्बत बेरोजगारी से बचाना है। गलती सिर्फ ये थी कि हम समझ रहे थे कि 35 साल का बिगाड़ हम 1 साल के अंदर अंदर ठीक कर लेंगे, लेकिन वो हम नहीं कर सक रहे। अच्छा, गलती थी या खुशफहमी थी? इसमें खुशफहमी थी, खुशफहमी कह लें, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि इसको जितना टाइम बिगाड़ने में लगा उससे कम से कम उतना ही आधा टाइम तो कम से कम इसको ठीक करने में। अच्छा, यानी 35 साल का मतलब है कि 17.5 साल दिए जाएं आपको, तब जाके ये गन साफ होगा और फिर पाकिस्तान ट्रैक पर आएगा। नहीं, गन से मुराद ये है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो 8-9 तक तब पहुंचेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, हमारा अभी भी 4% ग्रोथ रेट है, अभी भी लोगों की आमदन बढ़ रही है, बाकी दुनिया के जहाँ पे टोटल इकोनॉमी उनकी क्रैश हो गई। अच्छा, ये जवाब में इसे छोटा ब्रेक ले लूं, उसमें साहब यहीं से वापस का आगाज करेंगे और तहसीन आबदी और मेजर साहब से भी इस हवाले से पूछूंगा कि जी ये बिगाड़ 35 साल का और ये बात की जाती है बार बार, और इसको संभालने में भी कम से कम वो कहते हैं आधा टाइम तो हमें लगेगा, ये अभी तो 3.5 साल हुए हैं, इस हिसाब से तो 17.5 साल देने पड़ेंगे इनको। लेकिन बात यह है कि 17.5 साल देगा कौन? क्योंकि आवाम अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता है और मुंतखब नहीं करती तो फिर तो इनके पास ये जवाब रह जाएगा कि जी हमने तो पहले ही कहा था कि आधा टाइम कम से कम हमें दीजिए, 17.5 साल आपने दिए, 5 साल, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सका। ये जवाब किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे जी होगा क्या इस पर, और लाहौर के ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग तो जीत गई है। तहसीन आबदी साहिबा, आपके सदर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा कि लाहौर का ज़मीनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया है।
पंजाब में तब्दीली का बायस ये बनेगा। अब ये बताइए कि ये तो 5,500 वोट थे 2018 में और 21 में ज़मीनी इलेक्शन होता है तो 32,000 वोट लेने में आप कामयाब होते हैं, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन इसमें मसला ये है कि 32,000 वोट जब हासिल किए हैं जब मैदान में पीटीआई नहीं है और टीएलपी भी नहीं है। देखिए अली, मैदान में वो क्यों नहीं है उसके भी रीजंस हैं, उसकी भी आप डायनेमिक्स देखें। उनको यकीन था कि वो मुंह की खानी पड़ेगी, खासतौर पे पीटीआई को, जिस तरह तमाम ज़िमनी इलेक्शन से पाकिस्तान में कोई एक सीट बता दें कि इन्होंने निकाली हो, ये सब जगह इनकी जमान से जब्त हो रही है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये हटे। ऐसा नहीं हुआ कि इनके हटने की वजह से हमें वोट मिले हैं। हमने दोबारा से जो है हम अपने दोबारा से जिस तरह हमारी पहले मकबूलियत थी, हम यहाँ पे हम सीट जीतते भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा तो पीएमएलएन ने सीट जीती है, लेकिन किन क्या वजूहात हुई थी, किस वजह हमारा मैंडेट किसी और जगह मुंतकिल किया गया, वो एक लंबी बहस है, एक अलग टॉपिक है वो। लेकिन अगेन हम नंबर 4 से नंबर 2 पर आ गए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एटलीस्ट हम ग्राउंड में खेले तो पीटीआई की तरह छोड़ के तो नहीं भाग गए हार के डर से। अच्छा, उनके तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए तो उसको आप कह रही हैं कि छोड़कर भागे हैं वो दोनों? छोड़ के भागे, ऐसा चैलेंज करना चाहिए था, कोर्ट जा सकते थे, दूसरे कैंडिडेट को ला सकते थे, बहुत तरीके हो सकते थे। हमें भी पता है, मैं भी इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट रही हूँ, मुझे पता है फॉर्म जमा कराते हैं, अगर किसी को रिजेक्ट होते तो क्या किया जाता है उनको। अच्छा, वोट बैंक बड़ा है इसमें या आप जाहिर है आप तो खुश हैं 32,000 वोट हैं, 5.5 से 32,000 पर आ गए तो वोट बैंक बड़ा है जाहिर है। और ज़मीनी इलेक्शन था कि 18% टर्नआउट के बावजूद 32,000 वोट अच्छे खासे वोट हैं, इसलिए जरदारी साहब का भी बाइसे तवानियत तो एहसास उन्होंने किया इस बात का कि जी बहुत अच्छा वोट बैंक है। बड़ा जोर लगाया पीपल्स पार्टी आपकी जमात ने वहाँ पर, और जरदारी साहब खुद मौजूद रहे लाहौर में। अच्छा, इस पर अब मसला ये है कि इस गारमेंट को घर भेजने की जब भी बात की जाए तो पीडीएम की तरफ लोग देखते हैं, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है। और इसमें अच्छा मेजर साहब आप क्या कहेंगे कि इस वक्त अपोजिशन का जो किरदार नजर आ रहा है आपको, उसको लगता है कि इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अपोजिशन कि अब अगर वो इस्तीफों या लॉन्ग मार्च की तरफ आई तो इस गवर्नमेंट को घर जाना पड़ेगा? तमाम पार्टियां मिलकर करती हैं और ये इफेक्टिव हो जाता है। खासतौर पे फजलुर रहमान साहब के पास स्ट्रीट पावर है, उनके पास तालिब इल्म है, उनके थ्रू तो बिल्कुल ये इफेक्टिव हो सकता है और खतरनाक हो सकता है पीटीआई के लिए। अच्छा, तालिब इल्म मतलब सर स्टूडेंट्स हैं आप कह रहे हैं, मदरसे के बच्चों को वो ले आएंगे, लोग नहीं उनके पास? नहीं, लोग किसी के पास भी नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि जी 32,000 वोट ले लिए, ये 2-2 की बंदा दे दिया तो 32,000 क्या ज्यादा भी हो जाते। कोशिश उन्होंने की थी विन करने की, लेकिन वो 2-2 शायद लोग उनके अपने बंदे भी क्योंकि खाने पीने वाले तो वो ज्यादा खा गए। अच्छा, इन्होंने 32,000 सर 2-2 दे के लिए, और नून लीग का क्या कहेंगे? देखिए, नून लीग का तो वो एरिया है, हल्का है, इंतहाई शाइस्ता खातून है और उनकी बहुत बड़ी स्टैंडिंग है, लोग उनको जानते हैं। मलिक साहब का बड़ा जी नाम है, बिल्कुल उन्होंने अपना वहाँ काम किया है, ठीक है। उनके आप बातें सुने, ठीक है, और उनका आप देखिए कि विजन, ठीक है, उनका मुकाबला ना पीपल्स पार्टी कर सकती थी ना पीटीआई कर सकती थी। अच्छा, तो आप भी इसके हामी हैं जो कह रही हैं तहसीन आबदी की जानबूझकर राह फरार इख्तियार की पीटीआई वालों ने? नहीं, राय फरार इख्तियार नहीं की, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से रह गया। जाहिर है कि वो क्वालिफाई नहीं कर सके समहाउ दी अदर, लेकिन वो बात उनकी सही है। वजह है कि बहुत सारे तरीके होते हैं, आप दूसरा कैंडिडेट ला सकते थे, हमेशा एक कवर कैंडिडेट रखा जाता है। इस तरह की सिचुएशन में जहां आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ऐसी कोई डिसीजन आ सकता है, डाउटफुल है, तो आप जरूर एक सेकेंडरी कैंडिडेट भी कहीं रखते हैं, कवर उसको करते हैं। तो वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इधर से शाइस्ता साहिबा से जीतना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन, तो उन्होंने हथियार डाल दिए थे पहले ही, मैं ये समझता। बाजवा साहब जीत जरूर गई हैं, 48,000 वोट हासिल किए शाइस्ता परवेज मलिक साहब ने, सीट भी गो के नून लीग की ही थी, लेकिन अब मार्जिन कम हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आपका। क्या कहेंगे इस पर कि पीटीआई के ना होने से फिर दोबारा मुकाबला 1-1 फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में नजर आना शुरू हो गया? देखिए, बात यह है कि इसलिए अच्छा सर, आज फिर जो है आवाज़ का आपकी मसला है और पीडीएम के हवाले से हम बात करें। उस्मा कायदा साहिबा, ये जो बात हो रही है कि जी राय फरार इख्तियार की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से, कहना गया कहा जा रहा है और कि जानबूझकर उनको पता था कि ज़मीनी इलेक्शन जितने भी हुए हैं मकबूलियत अब नहीं रही चूंकि आपकी पार्टी कितनी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है, तो इसलिए राय फरार इख्तियार करना बेहतर समझा गया, वरना ये इलेक्शन भी आपने हारना था।
नहीं अली, ये सूरत हाल नहीं है। बात सर ये है कि कोताही हमारे कैंडिडेट से हुई है और जिसकी वजह से हमारी पार्टी जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकी इलेक्शन। अगर हमारी पार्टी होती तो ये जितने ये वोटों पे जो ये धमाल डाल रहे ना, ये इनको ना मिल सकते। तो खरीदो फरोख्त तो एक दूसरे पे इन्होंने इल्जामात की बारिश की हुई थी दोनों पार्टियों ने। वो कह रहे थे वो खरीद रहे हैं, वो कह रहे थे वो खरीद रहे हैं। तो ये सारा धमाचौकड़ी तो आप सबके सामने थी। पीटीआई के जो कारकुन हैं वो उनको भी मायूसी हुई है क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे थे इस इलेक्शन की। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो आइंदा हमें सोचना पड़ेगा कि जो कवरिंग कैंडिडेट है वो उसको भी बेहतर तरीके से फील किया जाए, क्योंकि इस तरह से खाली स्पेस छोड़ने से बात नहीं बनती है। जाहिर है वो पार्टी का ही नुकसान होता है और ये हमारे जो कैंडिडेट्स हैं ये इनकी वजह से एम्बेरसमेंट तो हो रही है अंसारों को, और कोई बात नहीं है। वरना अगर पीटीआई मैदान में होती तो ये फकत खुशियां ना मना रहे होते। अच्छा, 23 मार्च को ऐलान किया है आज पीडीएम ने कि जी तारीख का सबसे बड़ा मार्च हम इस्लामाबाद में करेंगे और फिर देख लीजिएगा इस गवर्नमेंट भी घर चली जाएगी। इस पर कोई है खतरा आप लोगों को? क्योंकि 23 मार्च का मतलब ये है कि अगले कोई 3 माह रह गए इस बात में और सब ये कह रहे हैं कि 3 माह बड़े अहम हैं, मईशत का भी जनाजा निकल चुका और बड़े हालात ख़राब हैं। और 23 मार्च को अगर ये वाकई पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठा करके वहाँ पहुँच गए तो ये सैलाब जो है लोगों का बहा ले जाएगा आपकी गवर्नमेंट को। देखिए, ये तो पिछले 3.5 साल से कोशिश कर रहे हैं बहाल जाने की, खुद बह जाते हैं बीच में कहीं। और दूसरे जो मौलाना फजलुर रहमान है, अब उनको उससे मेरी ये बिल्कुल इल्तिजा है कि खुदारा जो आप मदरसे के स्टूडेंट्स को मिसयूज ना करें और उनको बिल्कुल गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपने सियासी अमल आप चाहते हैं तो फिर दिखाएं कि असल लोग कौन है जो आपके साथ हैं। कई दफा पहले भी आए और आप चले गए और कोई बात ना बनी। इनका आपस में इत्तेहाद गैर फिक्री है, ये तो इकट्ठे स्टेज पे खड़े ही होते हैं सारे। तो हम तो जमहूरी जमात है, आएंगे तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। हमने भी धरना दिया था, ऑपोजिशन का राइट होता है एहतजाज करना। आए सारे करें एहतजाज, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। फैसिलिटेट आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया। अगर ये आते हैं तो आप फैसिलिटेट करेंगे इनको, जिस तरह आप लोगों ने धरना दिया था तो उन्होंने तो फैसिलिटेट नहीं किया था, लेकिन आप फैसिलिटेट करने पे भी तैयार हैं जी, क्योंकि हम जमहूरी जमात है। हम समझते हैं कि ऑपोजिशन जो है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अगर बात करना चाह रही है तो फिर ये उनका राइट है, लेकिन सिर्फ अपने असासे बचाने के लिए ना निकले, अपने असासे बचाने के लिए ना निकले। उसमें कायदा साहब फैसिलिटेट आप करेंगे तो इसका मतलब है कि अंपायर भी देंगे इन लोगों को। फैसिलिटेट इन द सेंस कि जाहिर है कि इनकी सिक्योरिटी जो है उसकी थ्रेट्स का इनको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये इंसिस्ट करेंगे कि हमने आना है तो फिर जाहिर है तो सिक्योरिटी वगैरह तो देंगे ना आपको। सिक्योरिटी तो देंगे। जी बाजवा साहब क्या कहेंगे? एक बार फिर आपकी जमात तो इस्तीफों से पीछे हट गई है और फिर एक लॉन्ग मार्च का भी नहीं बल्कि उन्होंने कहा एहतजाज होगा 23 मार्च को, फैसला किया पीडीएम में। और जिस तरह खबरें आ रही थी कि आप लोग इस्तीफों से फिर पीछे हट रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे, लगता यही है। देखिए, जब इजलास जारी था तो मुख्तलिफ किस्म की र्यूमर्स जो है वो टीवी स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कैटेगोरिकली आपको भी और अवाम को बता दिया कि हमने इस्तीफों के मुतल्लिक फैसला कर लिया है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो उसके मुतल्लिक हम वक्त पे बताएंगे कि कब हम रिजाइन करेंगे। तो बात यह है कि पीडीएम जो है ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और उसमें तमाम पार्टीज की बात को सुन के ही फैसला किया जाता है। तो बाजवा साहब 23 तारीख को जो रखा गया है 23 मार्च को, तो आपको मालूम है इस्लामाबाद आप आएंगे 23 मार्च को, तो इस्लामाबाद में फौजी परेड्स होती हैं, पता है आपको? रिवायती तौर पर परेड होती है, हमें पता है। तो फिर सर जानबूझ के आप शरीक होना चाह रहे हैं? बात सुन लेना, मैं अर्ज करता हूं। जब तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, जो ये लॉन्ग मार्च के लिए चले थे, ये 14 अगस्त को चले थे, आपको याद है कि भूल गए आप? जी जी बिल्कुल ठीक है। तो हमने 23 मार्च को ये एक फैसला किया है और पाकिस्तान के अवाम बताएंगे कि 23 मार्च को पाकिस्तान में जो परेड होती है उससे ज्यादा जो महंगाई मार्च है उसकी अहमियत ज्यादा है, और 23 मार्च की परेड जो है वो उससे ज्यादा जरूरी है कि अवाम के 2 वक्त की रोटी और अवाम की बेरोजगारी
और पाकिस्तान की मईशत की जो तबाही फेर दी इन्होंने, उसको सर बचाने के लिए वो परेड तो सर पाकिस्तान- देखिए, परेड तो बाजवा साहब वो तो रिवायती परेड है ना, वो तो जाहिर है आपको रोकने के लिए तो नहीं हो रही, वो तो हर 23 मार्च को होती है। ये कोई आपकी गवर्नमेंट हो, इनकी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी हम की हो। परेड को तो नहीं रोकेंगे ना। परेड परेड अपनी जगह पे होती रहेगी, हम परेड को क्या कहेंगे, हम परेड को नहीं रोकेंगे। अच्छा, इसका मतलब है 23 मार्च तक तो इस गवर्नमेंट का आपने फैसला दे दिया है कि इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जैसे भी चला रहे हैं चलाने दें। ये देखें, हम तो पूरी पाकिस्तान के जो अवाम है उनको इस्लामाबाद में लेके जाएंगे और वहां पे बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम का मसला जो है सर ये वो पूरे महंगाई पाकिस्तान है, से, सर जो महंगाई में पिसे हुए अवाम है, पूरे पाकिस्तान से उनको आप इस्लामाबाद बुलाएंगे, वो अपने खर्चों पर आएंगे, वहां रिहाइश भी रखेंगे, वो सब कुछ होगा, बेचारे को पैसे वैसे नहीं है सर, तो क्या ये इसका बंदोबस्त भी करेंगे आप लोग? जब अवाम के पास पैसे है ही नहीं है, घर में बैठे हो तो फिर भी पैसे नहीं है, अगर इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर भी पैसे नहीं है, इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अभी मोहतरमा बात कर रही थी कि हमें खजाना खाली मिला, लेकिन ये बात भूल गई कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी उस वक्त 5.6 पे था जीडीपी रेट। इसका मतलब यह है कि खजाना भरा हुआ था। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरा इक़्तिदार खत्म हुआ, उससे पहले 2018 में, उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इतना बेहतरीन जीडीपी रेट नहीं था। लेकिन ये लोग टीवी पे बैठ के, जो एक नेशनल लेवल का टेलीविजन है जो इंटरनेशनली देखा जाता है, उस पे बैठ के गलत बयानी करेंगे तो अवाम जो है वो इनका अवाम मुहासबा करेगी, जाहिर है जो भी गलत बयानी करेगा। तहसीन आब्दी साहिबा क्या कहेंगी? ये जो बात कर रहे हैं 23 मार्च को ऐलान हुआ पीडीएम की तरफ से, पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल गो के नहीं है, और कहा जा रहा है, इतलात ये है कि शायद शामिल कर लिया जाएगा और बात होगी आपस में। तो 23 मार्च को आपकी पार्टी भी अगर जिस तरह मुत्तफिक हो गई, जाहिर अभी बयान सामने नहीं आया, तो फिर क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि 23 मार्च से पहले तो इस गवर्नमेंट को मौका दे दिया है आपने, 23 मार्च के बाद मजीद इंतजार ना किया जाए? नहीं अली, हम तो पीपल्स पार्टी, अभी हमने कोई ऐसा, हमारा कोई इरादा भी नहीं है कि हम पीडीएम में शामिल होंगे नहीं होंगे। हमारी इंडिविजुअली स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है माशाल्लाह से। रिसेंट हमने जो भी प्रोटेस्ट किए उसमें आपने देख लिया होगा कि पूरी पीडीएम एक तरफ और पीपल्स पार्टी की एक तरफ, मतलब 100 गुना ज्यादा से भी फर्क मैं आपने देखे होंगे, पिक्चर्स आई हैं कि वहाँ चंद लोग हैं और वहाँ भरा पड़े हैं, सारे रोड भरे पड़े। तो हमें ऐसा जरूरत नहीं है पीडीएम की, वो कमजोर किया गया, साथ चलते अच्छा होता। ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। हम भी चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट घर जाए और तो ये क्या नहीं तो जब चाहते हैं, सिर्फ दिल में ख्वाहिश है आपकी, अमली तौर पर क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हम प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं, हम अगेन निकल रहे हैं, हमने अपने अच्छा, आप तो देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप वफाक के खिलाफ निकल रहे हैं प्रोटेस्ट करने, और सिंध में लोग आपके खिलाफ निकल रहे हैं कि जी यहाँ गवर्नमेंट अच्छी नहीं है आपकी। देखिए जी, सिंध में जो लोग निकल रहे हैं वो किस तरह अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं अली, वो भी अगेन इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। मैं कहूँगी सर जरूर शो कीजिएगा कि किस तरह की, अच्छा मुख्तलिफ किस तरह है? अच्छा, आप जो निकल रहे हैं वफाक के खिलाफ तहसीन, वो किस तरह मुख्तलिफ है इससे कि आपके गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल अलग है या दोनों का एक ही मुद्दा है कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, वफाक भी काम नहीं कर रहा? मैं बताती हूँ जनाब, जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं उनका ही क्लेम है ना कि कराची जो है सिंध का शहर, सिंध का कैपिटल, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 72-73% जनरेट करके देता है। तो जनाब वो कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का कैपिटल है। अगर इतनी बुरी गवर्नमेंट होती तो आज जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है ना, कि खत गुर्बत से 40% नीचे जा चुके हैं लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, वही हाल अल्लाह न करे सिंध का होता। अगर हमारी खुदकुशियां तो सिंध में भी हो रही है, तहसीन खुदकुशियां सिंध में भी हो रही है, लेकिन इसमें मेजर साहब आप क्या कहेंगे? सर मुख्तलिफ है इन दोनों चीजों से? मेजर साहब कोई मुख्तलिफ लगता है आपको इस हवाले से? क्या चीज? सॉरी दोबारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के खिलाफ निकल रही है और सिंध के लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकल रहे हैं। सर दोनों में कोई तब्दीली नजर आती है? वो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी कह रही है वफाक काम नहीं कर रहा। देखें, पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी काम नहीं किया, ना ही वो काम करना चाहती। तो सर जीत किस तरह जाते हैं? 100 सीटें सिंध में, वो हर काम अंडर हैंड काम करते हैं, उनका मकसद यही है। ठीक है, अगर ये चीज जो है आज तक मुस्लिम लीग नून और जो मौलाना साहब जिनके साथ हाथ हो रहा है बार बार, उन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा कि ये हाथ करने वाले पीपल्स पार्टी वाले, और इसीलिए पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नूरा कुश्ती के लिए हमेशा कहती है कि हम गवर्नमेंट के आप ये कह रहे हैं, मुझे बताइए इनकी सिंध में
गवर्नमेंट है, ये अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कभी जाएंगे? ये कभी भी नहीं जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का मतलब ये है कि अपनी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, ठीक है। तो ये सब झूठी बातें हैं, इनके ऊपर मैं अभी क्या कमेंट करूं। ये बड़ा क्लियर है, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। देखें, याद रखें, पीपल्स पार्टी कभी भी पीटीआई को बल्कि गिरने से बचाएगी। अगर पीटीआई को जब भी गिरने लगी, पीटीआई को पीपल्स पार्टी बचाएगी। ये हर फोरम पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये मुझे नहीं समझ आता कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब। अच्छा, ये पूछ लेते हैं बाजवा साहब, ये जो बात कर रहे हैं मेजर साहब के बार बार धोखा दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों नहीं पहचान रहे? बार बार जो है पीपल्स पार्टी साथ दे रही है पीटीआई का। देखिए, बात यह है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर शख्स को ये हक है तो वो बात को किसी भी एंगल की तरफ टर्न कर ले। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी आपने चंद दिन पहले देखा कि पार्लियामेंट में उन्होंने इकट्ठे अपना रोल प्ले किया, और तमाम जमातें जो थी वो पार्लियामेंट में, उसके बावजूद भी सर 17 नवंबर की ये बात है, और फिर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अपनी पावर शो की, अपने इत्तेहादियों को साथ बिठाया और 53 बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गए। मैं अर्ज करता हूं दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि देखिए, इस बात पे ही इख्तलाफ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आप वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मूव करें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारे पास ये गेम नंबर है, हमारे पास नंबर्स कम है, हम इसको कम में कामयाब नहीं हो सकते। और इसका मुजाहरा किया गया, और ये साबित हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि अक्सरियत हमारे पास नहीं थी, ना है। लेकिन सर इस्तीफे भी तो नहीं दे रहे, ये तो पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा था उनकी कि जनाब इस्तीफे देते हैं, मिलकर आइए, तो आप उसमें भी तैयार नहीं है। देखिए, बात यह है कि इस बात का फैसला कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता। पीडीएम की तमाम जमातें जो है आफ्टर डिस्कशन भी उन्होंने फैसला किया है, और ये बात मौलाना साहब के ऊपर छोड़ दी है कि मौलाना साहब जब कहें मुनासिब वक्त पे, उस वक्त हम रिजाइन देने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, चाहे वो पंजाब असम्बली से हों, केपी से हों, और तमाम एमएनए जो हैं और तमाम सेनेटर, सबके रेजिग्नेशन जो है वो पहुंच चुके हैं हमारी क़यादत के पास, पहुंच चुके हैं जी। और बहुत शुक्रिया उस्मा कायदा साहिबा, आसिफ बाजवा साहब, तहसीन आबदी साहिबा और मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की किल्लत है, बहुत अहम मौजू जिस पर हम बात कर रहे थे और जिस पर हमने बात की पीडीएम के हवाले से भी कि जनाब क्या हो सकता है। 23 मार्च से उन्होंने कहा है कि जी हम एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ आएंगे और इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।